हेलो बच्चों, आज क्लास 9th की केमिस्ट्री का एक लेसन हमारे आसपास के पदार्थ का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। दूसरे पार्ट में आपने द्रव्य की अवस्था में ठोस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम द्रव और गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। द्रव्य की दूसरी अवस्था द्रव है। देखिए, द्रव और द्रव्य अलग अलग हैं। द्रव्य हम सभी पदार्थों को कह सकते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। द्रव्य की जो दूसरी अवस्था है वो द्रव कहलाती है। इसकी आकृति अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। इसको समझें। यदि हम बच्चों से कहें कि बच्चे 1 लीटर दूध ले आएं, तो जिस पात्र में वह दूध लिया जाएगा, मान लीजिए एक जग ले लिया गया और उस जग में दूध लिया गया, तो 1 लीटर दूध यहाँ तक भर गया मान लीजिए। तो इसका जो साइज होगा, आकार इसका होगा, वो जग के अंदर भाग इसमें स्थित जो भी आकार है वैसा हो जाएगा। और दूध वाला इसे लीटर से नाप के देगा, तो ये उसमें लीटर के आकार का रहेगा पहले से। अगर हम इस दूध को भगोने में डाल दें तो ये भगोने के आकार का हो जाएगा। इस दूध को हम किसी बोतल में भर दें तो ये बोतल के आकार का हो जाएगा। इसका मतलब इसकी आकार कोई निश्चित नहीं है। यदि हम इस बोतल से इसको ज़मीन पे डाल दें तो पता नहीं कैसा आकार ये बनाएगा, फैल जाएगा, अनिश्चित आकार बनाएगा। तो इनका आकार प्रत्येक दशा में अलग अलग होता है, यानी अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं है। दूसरी बात आती है आयतन की। तो देखिए, 1 लीटर यहाँ था, 1 लीटर यहाँ था, 1 लीटर यहाँ था, 1 लीटर यहाँ था, और यहाँ भी 1 ही लीटर होगा। अर्थात इसके आयतन में कोई कमी नहीं आई है, ना कोई परिवर्तन आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव का जो आयतन है वो निश्चित होता है, परंतु द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। आइए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। द्रवों का घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है। देखिए, हमने घनत्व के बारे में बताया था कि एकांक क्षेत्रफल में या किसी घन में तत्व के कण उपस्थित होते हैं और उनको हम क्या करें, उनका वेट देखें। उनका वेट ज़्यादा हो और आयतन वो कम घेरें, उनका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ये बात हमने इस तरीके से समझाई थी बच्चों को कि 3 एक ही साइज के पात्र हमने लिए। एक पात्र में बालू भरा, एक पात्र में कोई और चीज़ भरी थी, मान लीजिए चावल भर लिया, और एक पात्र में हम रुई भर लिए। तो बालू का जो वेट है वो अधिक होगा, चावल का वेट होगा वो कम होगा, रुई का वेट सबसे कम होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बालू के कण बहुत पास पास आ जाते हैं, बहुत पास पास कण आ जाते हैं, और इनका वजन सीमित क्षेत्र में इसीलिए ज़्यादा हो जाता है। चावल के अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान हो जाएगा
और इनके अणुओं के बीच अंतराणु का स्थान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए तो कम आयतन में ज़्यादा वेट की चीज़ यदि आ जाए तो उसका घनत्व अधिक होता है। तो ठोसों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व क्या होता है? कम होता है। अगर हम कहें कि 1 kg का कोई लोहा ले आइए और 1 kg जो है दूध ले आइए, तो दूध आयतन ज़्यादा घेरेगा, लोहा आयतन कम घेरेगा। तो कम आयतन में ज़्यादा भार, उसका घनत्व अधिक, इसका घनत्व कम। अगला जो पॉइंट है वो है संपीडिता को लेकर, कंप्रेसिबिलिटी, अर्थात किसी भी पदार्थ को कितना दबा के उसके आयतन में कमी की जा सकती है। तो जो द्रव हैं, उन द्रवों की संपीडिता ठोसों से अधिक होती है, यानी इनको ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा दबाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रव के अणुओं के मध्य अंतराणु का स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए इनको हम दबा सकते हैं, अंदर की तरफ कंप्रेस कर सकते हैं। प्रसार की बात यदि करें तो इनमें प्रसार भी ठोसों की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि इनके कण आकर्षण बल इनमें ठोस की अपेक्षा कम होता है। इनमें ठोस की अपेक्षा अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है वो कम होता है। तो इन पे अगर हीट करेंगे तो ये क्या होगा? इनके अणुओं में दूरी बढ़ जाएगी, अर्थात इसमें प्रसार ठोस की अपेक्षा ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर देख लें, ये चित्र बनाया गया है। ये चित्र में द्रव के अणु दर्शाए गए हैं जो कि ठोस के अणुओं से थोड़ा दूर दूर स्थित हैं। द्रव तरल होते हैं, इनमें बहने का गुण होता है। ये क्या करते हैं? ऊंचाई से नीचे क्षेत्र की तरफ बहते हैं। जैसे जल बहता है वैसे ये अपने सतह को मेंटेन रखना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई लोहा ऐसे इस आकार का डाल दिया, इस आकार का, तो ये इसी आकार का लोहा रहेगा। लेकिन अगर हम दूध डालेंगे तो दूध क्या करेगा? अपनी सतह को, ऊपरी सतह को मेंटेन करता हुआ चलेगा। तालाब में इसीलिए देखिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक तालाब की जो सतह होती है ऊपरी एकदम बराबर होती है। तो जल क्या करता है? अपनी सतह को एकदम समतल बनाए रखता है, ये प्रयास करता है जल। इसीलिए इनमें बहने का गुण होता है और ये ऊंचे से नीचे की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी इन पे कार्य करती है। अगला है, इनमें अंतराणु का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है तथा अंतराणु का आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो पहले हम अंतराणु का स्थान की बात कर लें। ये देखिए, एक अणु और दूसरे अणु के बीच जो स्थान है वो अंतराणु का स्थान होता है। ये ठोस की अपेक्षा अधिक है और इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होगा। दोनों एक दूसरे को कम खींच पाएंगे जितना कि ठोस के अणु एक दूसरे को खींचते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे जल है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, दूध है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव का उदाहरण हैं। तो द्रव के बारे में हमने कितनी बात यहाँ पर सीखी, बच्चे एक बार पुनः ध्यान दें। पहला पॉइंट हमने सीखा, आकृति कोई निश्चित नहीं है किस कैसी आकृति इसकी होगी। आयतन की बात करें, आयतन इनका कन्फर्म होता है, जितना होता है उतना ही आखिरी तक रहता है, चाहे जिस पात्र में हम इसको बदलें। और घनत्व जो इनके होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। संपीडिता इनमें ठोस की अपेक्षा ये ज़्यादा संपीडित किए जा सकते हैं। अब बात करें प्रसार की,
तो ठोस की अपेक्षा इनमें ज़्यादा प्रसार हो सकता है और इनमें तरलता का गुण होता है, बहने का गुण होता है। इनके अंतराणुक स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, थोड़ा ज़्यादा दूर दूर अणु होते हैं और अंतराणुक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, एक दूसरे के कणों को कम आकर्षित करते हैं, थोड़ा सा लचीला होता है, इसीलिए इनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे किसके बारे में? द्रव के बारे में। और उदाहरण में आप देख चुके हैं, पानी है, दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल इत्यादि ये हैं। आइए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो बच्चे यहाँ पर देखें, गैस द्रव्य की तीसरी अवस्था है, थर्ड स्टेज है गैस। और तीसरी अवस्था होने के कारण इसको हम अध्ययन करेंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। शुरुआत से अगर हम इसको एक टेबल से अच्छे से प्रदर्शित करें तो हमारी समझ में ज़्यादा आएगा। हम दो चीज़ों की कंपैरिजन अभी करते हैं, एक आकृति की और दूसरा आयतन की। आयतन क्या है? वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको हम उसका आयतन कहते हैं। तो ठोस की आकृति और आयतन दोनों होते हैं निश्चित। जिस आकृति का आज रख देंगे उसी आकृति का कल मिलेगा, आयतन उतना ही घेरेगा। द्रव आकृति इसकी निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। गैस की बात करें तो ना इसकी आकृति निश्चित है और ना इसका आयतन निश्चित है। आकृति आप समझ रहे हैं, मान लीजिए हम गैस लेने जाएं और गैस लेके जैसे बाहर गैस खुले में छोड़ी जाए तो वो गैस पता नहीं कैसी आकृति बनाकर हवा में फैल जाएगी। कोई निश्चित नहीं है कि चौकोर फैलेगी, गोल फैलेगी, कैसे फैलेगी, कोई निश्चित नहीं है। जैसा गैस का मन होगा वैसी आकृति वो बना लेगी। आयतन की बात की जाए, यदि 1 kg गैस हम सिलेंडर में लेके आए हैं और सिलेंडर की पिन दबा दें तो हमारी वो गैस क्या 1 kg रह जाएगी? मान लो बच्चों ये संभव बात है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि यदि हम जाएं और पॉलीथीन में या झोले में 1 किलो गैस तौला लें, है ना बच्चों? 1 किलो गैस अगर तौला के ले आएँ और थोड़ी दूर ही चलोगे या चल भी नहीं पाओगे, मतलब थैला आपके हाथ में भी नहीं आ पाएगा, इतने टाइम में वो 1 किलो गैस पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हम जितना लिए थे उतनी हमारे पास है नहीं या कम हो जाएगी। इसलिए इसका न आयतन निश्चित होता है और न आकृति। क्यों? क्योंकि गैस के अणुओं में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण का मतलब ढकेल बल, एक अणु दूसरे अणु को ढकेलता है, दूर करने की कोशिश करता है। तो इसलिए गैसों के न आकृति निश्चित होती है न आयतन। तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? यहाँ पर क्रॉस लगाना चाहिए, ऐसे क्रॉस लगा देंगे। क्रॉस का मतलब है अनिश्चित और ये टिक का मतलब है निश्चित, है ना? तो आकृति ठोस की निश्चित, आयतन निश्चित, द्रव की आकृति अनिश्चित, आयतन निश्चित, गैस की दोनों चीज़ें क्या हैं? अनिश्चित हैं। गैसों का घनत्व सबसे कम होता है। सबसे कम का मतलब 5 ग्राम गैस हम लेके चलें और इस पात्र में डाल दें तो पूरे आयतन में फैल जाएगी। और हमने यह बताया था कि एक निश्चित आयतन में वह चीज़ आ जाए और उसका वजन ज़्यादा हो। इसमें अगर हम भरेंगे पूरा कंटेनर, ये पूरा कंटेनर भर गया 5 ग्राम गैस से,
लेकिन अगर हम यहाँ पूरा कंटेनर, इस कंटेनर को मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का है और इस कंटेनर में 5 ग्राम हम चाहें कि बालू भर दें या 5 ग्राम लोहा भर दें, तो ऐसा संभव नहीं होगा, ज़्यादा लगेगा, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैसों का घनत्व जो होता है वो बहुत कम होता है। इनको अत्यधिक संपीड़ित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनको क्या करा जा सकता है, पास लाया जा सकता है, दबा के इनके अणुओं को हम पास ला सकते हैं। इसलिए इनको बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। और इनके अणुओं के मध्य क्योंकि प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो हम इनके प्रसार को भी ज़्यादा कर सकते हैं, आसानी होगी दूर करने में। पहले से तो दूर रहना चाहते हैं, हम थोड़ा और इनको दूर करना चाहेंगे तो ये प्रसन्न हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस का जो प्रसार है वो ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होगा, और गैसों में संपीड़न भी ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होगा। देखिए, उसमें बहने का गुण पाया जाता था, लेकिन गैसों में सभी दिशाओं में गैसें बहती हैं, या कहिए उड़ती हैं। अगर यहाँ पे गैस है तो सभी दिशाओं में, हर दिशा में गैस फैल जाती है। इसमें फैलने का गुण कह सकते हैं हम, फैलने का गुण होता है। तो गैसें सभी दिशाओं में बहती हैं समान रूप से। ये गैस के अणु बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर अणु गैस के होते हैं, क्योंकि इनमें इनके अणुओं के बीच अंतराणुक स्थान बहुत अधिक होता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, धकेल बल, एक दूसरे को धकेलने का प्रयास करते हैं। अंतराणुक स्थान सर्वाधिक होता है। अंतराणुक स्थान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इनमें अंतराणुक प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। अंतराणुक प्रतिकर्षण बल इनमें पाया जाता है। और उदाहरण की बात यदि हम करें, तो एलपीजी, सीएनजी, ऑक्सीजन, हीलियम, बहुत सारी गैसें हैं। पूरा आपका वायु ले लीजिए, इसमें बहुत सारी गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें हैं। तो गैसें अदृश्य होती हैं। एक चीज़ ये भी आप लोग ध्यान दें, गैसें सिलेंडर पर या किसी पात्र में उनकी दीवारों पर दबाव उत्पन्न करती हैं। ये दबाव किसके कारण होता है? गैसों में उपस्थित प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। और ये प्रतिकर्षण बल गैसों के अणुओं को दूर दूर रखता है, इसलिए इनके बीच का अंतराणुक स्थान अधिक होता है। तो ये थे गैस के बारे में कुछ जानकारी। आगे हम बच्चों आपको द्रव्य की चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में बताएंगे। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चे एक बार पूरा फिर से रिवीजन अपने अनुसार कर लें, एक टेबल बना लें और उस टेबल में कितने पॉइंट लिखेंगे ये बच्चे अपने आप करेंगे। ये होमवर्क माना जाएगा बच्चों का। पहला पॉइंट एक तरफ लिखेंगे ठोस, फिर लिखेंगे द्रव और फिर लिखेंगे गैस। 3 कॉलम ये बना लेंगे और तीनों कॉलम से पहले एक कॉलम बनाएंगे। कुल कॉलम बनेंगे 4 कॉलम बनाने के बाद ठोस, द्रव, गैस एक में लिख लेंगे 3 कॉलम में। और उसके बाद देखिए बच्चों, इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये 4 कॉलम हो गए और यहाँ पर हम लिखेंगे ठोस, यहाँ लिखेंगे द्रव, यहाँ लिखेंगे गैस और यहाँ पर लिखेंगे गुण। गुणों में सबसे आकृति आ जाएगी, आकार आ जाएगा, घनत्व आ जाएगा, संपीडितता आ जाएगी, प्रसार आ जाएगा, अंतराणुक आकर्षण बल आ जाएगा और अंतराणुक स्थान आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आप बच्चे लिख लेंगे। फिर इनमें अपने पढ़ के अपने अनुसार इसमें पॉइंट छोटे छोटे बना के लिखेंगे। जैसे हमको घनत्व लिखना है तो घनत्व सबसे अधिक, कम,
सबसे कम। संपीडिता लिखनी है, बिल्कुल भी नहीं या ना के बराबर संपीडिता। इसमें थोड़ा संपीडित किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा संपीडित किया जा सकता है। प्रसार कम होता है, कम होता है, अधिक होता है। अंतराणुक स्थान बल कम होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो बच्चों, आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि कहीं पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसको क्लियर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।